और बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, जहां पर चलती बस में आग लग गई। सर्वानंद घाट के सामने धू-धू कर ये बस जलने लगी। बस राजस्थान के कोटा से हरिद्वार आई थी और वापस कोटा जा रही थी और इसी दौरान बस में आग लग गई और उसमें सवार सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच करके आग बुझाई। पुलिस के मुताबिक तेल रिसाव से बस में आग लगी। हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। हादसे के दौरान हाईवे पर दोनों तरफ भारी जाम लग गया और ये पूरी बस आग की चपेट में आ गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जो 32 यात्री इसमें सवार थे उन सभी को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही आशंका जताई गई कि वहां पर आग लग सकती है इस बस में, एक एक करके सभी पैसेंजर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गंगा घाट के सामने। देखिए ये बस कैसे पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। चलती बस में आग लगी है। 32 यात्री इस बस में सवार थे, राजस्थान के कोटा जा रहे थे और इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि इस आग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई, वहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई। आम आदमी को महंगाई का एक बार फिर से झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस फिर से महंगी हो गई। एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपए का इजाफा हो गया और नई दरें आज रात 12 बजे से लागू हो गई है। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 913 रुपए के बजाय 942 रुपए में मिलेगा। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत बढ़ाई गई है और इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। एलपीजी कीमतों में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब अन्य ईंधनों के दाम भी बढ़े हैं। तो महंगाई का एक और झटका अब आम आदमी को लगा है, क्योंकि एक बार फिर से घरेलू सिलेंडर के जो दाम हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। 942 रुपए अब इसकी कीमत हो चुकी है। 7 मार्च को 60 रुपए बढ़ा था, 6 जून को 29 रुपए का आज इजाफा हुआ और रात 12 बजे से ही ये नई जो कीमत तय हुई है वो अप्लाई हो चुकी है। अब देखिए दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1913 रुपए के बजाय 942 रुपए में मिलेगा। 3 महीने में ये दूसरी बार एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है। इससे पहले 7 मार्च को भी कीमत बढ़ाई गई थी, 60 रुपए बढ़ाई गई थी और आज भी इस कीमत को बढ़ा करके 29 रुपए बढ़ा करके 942 रुपए जा पहुंची। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रसोई गैस एक बार फिर से महंगी हो चुकी है। घरेलू रसोई गैस एक बार फिर से महंगी हुई। एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपए का इजाफा हो गया है। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू होगी और अब जो नई कीमत है वो 942 रुपए थी। 7 मार्च को भी इजाफा हुआ था। 6 जून को भी कल एक बार फिर से कीमत बढ़ा दी गई। 29 रुपए का इजाफा यहाँ पर किया गया है। 913 से अब जो कीमत है घरेलू सिलेंडर की वो 942 रुपए जा पहुंची है। और पटना में हुए फायरिंग के मामले के बाद से खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन से खान सर फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। उनके वकील का कहना है कि अब वो सोमवार को जमानत याचिका दायर करेंगे। तो दूसरी ओर खबर है कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है और जांच के दौरान उनके कोचिंग सेंटर में कई खामियां मिली हैं, जिसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से ये कहा गया कि अगर 15 दिनों के अंदर आपने कमियों को दूर नहीं किया तो कोचिंग सेंटर पर ताला लटक सकता है। फैजल खान उर्फ खान सर कहाँ हैं? जब से एफआईआर दर्ज हुई है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप लोगों ने देखा उनको कभी यहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा अभी तक यहाँ पे। कल से नजर नहीं आ रहे हो? नहीं। आप लोग की नजर पड़ी है खान सर पे? नहीं, हम तो कल तो कोचिंग बंद था, यहाँ पर तो बंद था, तो कैसे देखेंगे? अब देखिए कब आते हैं। खान सर सरेंडर करने से क्यों डर रहे हैं? जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं।
खान सर को किस बात का डर सता रहा है? और क्या खान सर के कोचिंग पर ताला लगने वाला है? यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। फायरिंग मामले में दिन ब दिन खान सर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस खान सर की तलाश में जुटी है। पिछले 2 दिन से खान सर फरार हैं, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इस बीच खान सर के सामने एक और मुसीबत आ गई है। अब उनके कोचिंग पर सील की कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को दोपहर में खबर आई कि खान सर कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उनके वकील ने कहा कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस ने एफआईआर में सब गलत लिख रखा है, ऐसे में उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। क्या फंसाने की साजिश है? क्या हाँ, सर? फंसाने की साजिश है। इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया। तो एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। खान सर के वकील का कहना है कि सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि पटना पुलिस भी सोमवार तक खान सर के सरेंडर का इंतजार करेगी। फिलहाल पुलिस खान सर की गिरफ्तारी के मूड में नहीं है। सोमवार को फैजल खान उर्फ खान सर कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, जहां उन्हें अग्रिम जमानत मिलने की उम्मीद है। खान ग्लोबल कोचिंग के संचालक फैजल खान उर्फ खान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए। ये कोचिंग है खान ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से और यहाँ पर रात पुलिस पहुँची थी। काफ़ी देर तक पुलिस यहाँ रही, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि खान सर कहाँ हैं। और अभी भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी को कि खान सर कहाँ हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और इस पूरे परिसर में सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। चूँकि कई कोचिंग संस्थान यहाँ पर हैं, उनसे जुड़े छात्र यहाँ पर अभी आ रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से जो क्लास हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है। एक तरफ खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ खबर ये है कि उनके कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी ने जानकारी दी है कि खान ग्लोबल स्टडीज में कई तरह की खामियां पाई गई हैं और अगर 15 दिनों के अंदर मानकों का पालन नहीं किया गया तो खान सर के कोचिंग पर ताला लटक सकता है। जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट थे। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डालें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधि प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर जेल में बंद हैं। खान सर फरार हैं। ऊपर से अब उनके कोचिंग पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है और इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हजारों छात्रों का। कोचिंग वॉर के बीच छात्र कुछ समझ नहीं पा रहे। हालात ये हो गए हैं कि पटना में कोचिंग का सबसे बड़ा कैंपस मुसल्लहपुर के दोनों कोचिंग में पढ़ाई लगभग ठप है। स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि अब किसी तरह से ये विवाद खत्म हो जाए और दोनों टीचर बैठकर सुलह कर लें। इस घटना से स्टूडेंट को बहुत बड़ी नुकसान है कि हाल ही में नज़दीक में मद्य निषेध का एग्जाम आने वाली है जो 14
17 तारीख को मेरा 17 तारीख का एग्ज़ाम है। इसमें हम लोग को बहुत घटा है, क्लासें बंद हो गई है, हम लोग भी डिस्टर्ब हुए हैं। हम लोग को मतलब कि मोबाइल खोलते ही देखते हैं बार बार इसी प्रकार की रील्स आ रही है, तो बहुत ही मतलब कि और मतलब कि क्या लग रहा है किसकी गलती? गलती तो मतलब कि कहा नहीं जा सकता है। देखिए जो है ये मुद्दा, गलती तो छोड़िए, हम लोग क्या कहें इस पे, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि 2 शिक्षक हैं। शिक्षा का मतलब हरास हो रहा है, शिक्षा का लॉस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मतलब कि दोनों पार्टी को मतलब क्या कर रहे हैं, बैठ के मतलब आपसी समझौता से मतलब क्लियर करना चाहिए, कहाँ इस बात को मतलब ख़त्म करना चाहिए। जल्दबाजी तो कुछ हुई है, इसका सब लोग खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इसको अच्छे होने का संभावना है। किसके मामले में जल्दबाजी? रोशन सर के मामले में, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्या गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। खान सर को भी पुलिस ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे। ढूंढ रही है, वो मिल नहीं रहे हैं। खान सर पर तक ऐसा कुछ एलिगेशन अभी तक नहीं सामने है। खान सर खुद कल सामने आकर के बताए ही हैं, बाकी और आगे देखिए। रोशन सर जेल में हैं और खान सर फरार। ऐसे में देखना होगा कि अब मामले में आगे क्या होता है। पुलिस खान सर तक पहुंच पाती है, उन्हें पकड़ पाती है या फिर नहीं। दिल्ली मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड के बाद से पूरी राजधानी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली के सभी नगर निगम की टीम, डीडीए, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, फायर और जल बोर्ड के सीनियर अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं और एक-एक इमारत की जांच की जा रही है। जहां भी नियमों को तोड़ा गया है वहां बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। एक दिन में 79 संपत्ति सील और 12 अवैध निर्माण गिराए गए हैं। वहीं अब तक एमसीडी ने 94 प्रॉपर्टी ध्वस्त की है, साथ ही 114 बिल्डिंग को सील किया है। वहीं राजस्व विभाग भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सर्वे करा रहा है। राजस्व विभाग ने अब तक 124 प्रॉपर्टी को नोटिस भी दे दिया है। शनिवार को मालवीय नगर में बुलडोजर चल रहा है। साकेत के सैदुल्लाजाब में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। महरौली में फायर सेफ्टी की अनदेखी की वजह से 10 बिल्डिंग को सील कर दिया गया। और देखिए यहाँ पर गिटोनी में नियमों के खिलाफ बनाए गए आउटलेट को गिरा दिया गया है। हौजरानी, खानपुर समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण की पहचान करके नोटिस जारी किया गया। महिपालपुर में 19 अवैध होटल, 3 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। मालवीय नगर की घटना के बाद से अब सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो लागू कर दी है। तो ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। कई ऐसे होटल जिनके कंस्ट्रक्शन को लेकर के कई तरीके की खामियां पाई गई, उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। तो कई ऐसे जो होटल्स हैं उनसे जवाब मांगा गया है। जो उनका कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर के, फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं उसको लेकर के तमाम जवाब अब दाखिल करने होंगे रेस्टोरेंट मालिक को। अगर किसी भी प्रकार की यहाँ पर खामियां पाई गई तो उस पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अवैध निर्माण पर नॉन स्टॉप दौड़ रहा पीला पंजा। मकान, दुकान, होटल और कॉमर्शियल प्लेस की हो रही पहचान। दिल्ली सरकार का अवैध निर्माण पर बड़ा प्रहार। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में हुए अग्निकांड के बाद जागी दिल्ली सरकार का बुलडोजर हर उस मोहल्ले में दौड़ रहा है जहां अवैध निर्माण हुआ है। पूरी दिल्ली में जहां भी नियमों को तोड़कर अवैध निर्माण किया गया है, अब वहां बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जिसने नियमों की अनदेखी की है उन इमारतों को सील किया जा रहा है। जिस दिन फायर इंसिडेंट हुआ है उस दिन से ही पूरा सेफ्टी सर्वे किया गया था, वो चल रहा है, पूरे दिल्ली में चल रहा है। जहां जहां भी ये लगा है कि विदाउट परमिशन अवैध निर्माण है, अवैध होटल चला रहे हैं, B2B चला रहे हैं या कहीं भी PG चला रहे हैं, जहां वहां बेसिक फैसिलिटीज और बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, वहां हर जगह एक्शन हो रहा है। और ये एक जॉइंट कमेटी बन के हो रही है जहां MCD भी साथ में है, पुलिस वाले साथ में है, रेवेन्यू वाले हैं, फायर वाले हैं और
सारे BSES वाले हैं, तो हर जगह ये पूरा मिलके एक एक्शन लेने के लिए प्रक्रिया शुरू हुआ है। आज से ये चलता रहेगा। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 1 जून से 6 जून तक MCD ने कुल 94 संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की है, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया गया है। साथ ही अवैध निर्माण के मामलों में 84 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 41 प्रॉपर्टी को सीलिंग का नोटिस भेजा गया है और 33 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। दिल्ली के मालवीय नगर में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद MCD जाग गई है। अब दिल्ली में मोहल्ला मोहल्ला बुलडोजर चल रहा है। सीलिंग के लिए सरकारी टेप भी लगाए जा रहे हैं। नपाई और सफाई का काम भी पूरी दिल्ली में जारी है। हमारे ठीक पीछे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस पे MCD की जो डेमोलेशन स्क्वाड है उसकी टीम पहुंची है। ये गाड़ी उनकी सामने है, पहले वो दिखाना चाह रहा हूँ। MCD डेमोलेशन स्क्वाड की टीम, और इस बिल्डिंग के छत पे वो टीम मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पंचर किया जा रहा है छत को। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे बिल्डिंग में मौजूद है। और दरअसल हो ये रहा है कि आज से पहले, यानी मालवीय नगर में जो अग्निकांड हुआ है उससे पहले अगर जिस किसी भी बिल्डिंग को नोटिस दिया गया था या किसी तरह की कार्रवाई की बात की गई थी, उन बिल्डिंग्स पे फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। और नई टीम के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, और जहां कहीं भी खामियां पाई जा रही है उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है। 15 दिनों का समय दिया जा रहा है, और किसी भी तरह की अगर अनियमितता है तो कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत सैदुल्ला जाब के इस घर पे अगर आप देखें तो ग्राउंड के बाद 4 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, 4 फ्लोर की, और बताया जा रहा है कि 17.5 मीटर से ज्यादा ऊंची होने की वजह से इस पे कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर ओहायो के टोलेडो में एक फेस्टिवल के दौरान फायरिंग में हड़कंप मच गया है। शनिवार को दोपहर में इस फेस्टिवल में फायरिंग की गई, जिसमें कई लोगों को गोली लगी है। फायरिंग होते ही फेस्टिवल में अफरा तफरी मच गई। गोली से घायल कई लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिनमें से कई की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। ओहायो के टोलेडो में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल चल रहा था, और इसी दौरान एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अब फायरिंग करने वाले की सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो अमेरिका से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक फेस्टिवल के दौरान एक सनकी शख्स आता है और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग, क्योंकि फेस्टिवल था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी यहां पर थी, और इस शख्स की अब तलाश अमेरिकी पुलिस की टीम लगातार कर रही है। और आप देख सकते हैं कई लोग इसमें घायल हो गए। गोली से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिनमें से कई की हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है, जिन्हें गोली लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 25 मई से लापता युवती का शव बरामद होने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। युवती का शव लखनऊ से मिला है, जिसे जानवरों ने अपना शिकार बना लिया था। जानकारी के मुताबिक अपहरण के बाद मानसी नाम की इस युवती की हत्या हुई थी। युवती का प्रेमी शिवम और एक महिला घटना में शामिल बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि मानसी 3 महीने की प्रेग्नेंट भी थी, जिसको लेकर वो प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी, और इसी बात से नाराज प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त विशाल को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान विशाल ने बताया कि मेरा उनकी पुत्री मानसी से पूर्व से ही परिचय था और आपस में प्रेम संबंध था, और वो दोनों बाइक पे बैठ के, विशाल की बाइक थी, विशाल ने अपनी बाइक से उनको DKT लखनऊ ले गया। वहाँ किसान पथ के पास किसी सुनसान जगह पे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इसी दौरान विवाद हुआ। विवाद का मुख्य कारण यह था कि वो इनके संबंधों के कारण 3 महीने की गर्भवती थी, और वो शादी और साथ रखने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान ये आवेश में आके विशाल द्वारा उसकी गला दबा के हत्या कर दी गई। MP के शिवपुरी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर सिरफिरे आशिक ने नाबालिग पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। क्रूरता की हद पार करते हुए आरोपी ने लहूलुहान लड़की के गले में फंदा बांधा, उसे छत से लटकाया और 12 फीट नीचे लटका दिया। गंभीर हालत में पीड़िता को 7 टाके आए हैं और उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले में कुल 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की जा चुकी है। और यूपी के संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गिरा दिया गया। यह मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन के एक हिस्से पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी।
शनिवार दोपहर 4 थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी के साथ डीएम एसपी नखासा थाना क्षेत्र के केसरुआ गांव पहुंचे। यहां पर कब्रिस्तान की 20 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पहले मस्जिद के अगले हिस्से और पिलर को गिराया गया, फिर 55 फीट ऊंचे मीनार को हाइड्रा मशीन से गिराने की कार्रवाई हुई और इस दौरान पूरा गांव छावनी बना रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी तैनात रही। ये कार्रवाई तहसीलदार कोर्ट के बेदखली आदेश के बाद हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले मस्जिद में रखे सामान को हटाया गया तो पहली मंजिल से आए लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और हरे रंग का झंडा भी मिला है। पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये पोस्टर किसने रखे हैं। जमीन से अवैध कब्जे को लगातार हटाया जा रहा है। इसी क्रम में गांव केसरुआ में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी, जिसमें तहसीलदार कोर्ट में बात दर्ज करके नोटिस जारी किया गया था। वहां पे सुनवाई के बाद कब्जे हटाने का ऑर्डर किया गया था, जिसके विरोध में अपील में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की गई थी। उस कोर्ट में भी दोनों पक्षों को पर्याप्त नोटिस देकर के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उसके बाद सुनवाई की गई। सुनवाई में पाया गया कि कब्जे का कोई प्रमाण नहीं है और कब्जा सार्वजनिक जमीन पर बना हुआ है, अवैध है, अतः इसके दृष्टिकोण की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में डिमोलिशन की कार्रवाई आज हम कर रहे हैं। सर के भी इस तरीके से जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं सार्वजनिक जमीन पर बहुत पाए जाते हैं। निरीक्षण भी किया है, देखा है, कुछ पोस्टर्स हम लोगों को मिले हैं आई लव मोहम्मद जिन पर लिखा हुआ है और बाकी अग्रिम जाँच की जा रही है। झंडा भी मिला है, उसको भी दिखाया जा रहा है। आगे जैसा भी जांच में प्राप्त होगा आपको बताएं। डिमोलिशन करवाने से पहले जब यहाँ पे साफ सफाई की गई है, जांच की गई है, तो पता चला है कि कुछ पोस्टर्स हैं वो भी मिले हैं। तो इसमें लोगों ने छुपाए हैं और 15 लोग इसमें इन्वॉल्व के खिलाफ कार्रवाई के लिए बताया गया है। एक झंडा जिसमें जो किन चीज़ों में प्रयुक्त होता है, कौन यूज करते हैं, इसके बारे में भी जांच है, वो करवाई जाएगी और किन्होंने इसको छापा है या बनाया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। आम आदमी को महंगाई का फिर से झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस फिर से महंगी हो गई है। एलपीजी की कीमत में प्रति सिलेंडर 29 रुपए का इजाफा हुआ। नई दरें आज रात 12 बजे से लागू की गई। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 913 रुपए में के बजाय 942 रुपए में मिलेगा। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ और इससे पहले 7 मार्च को प्रति सिलेंडर 60 रुपए का इजाफा हुआ था। एलपीजी कीमत में ये जो इजाफा है ऐसे समय में हुआ जब अन्य ईंधन के दाम में बढ़े हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रसोई गैस एक बार फिर से महंगी हो चुकी है। आज 6 जून जहां पर 29 रुपए बढ़ा दिया गया है, इससे पहले 7 मार्च को 60 रुपए का इजाफा किया गया था। अब जो इसकी कीमत है 913 रुपए से बढ़ करके 942 रुपए लोगों को देने होगी। 3 महीने में ये दूसरी बार एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है। इससे पहले हमने देखा था 60 रुपए का इजाफा हुआ था। एलपीजी कीमत में ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब जो बाकी के ईंधन है उसके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम की कनवानी कॉलोनी में बिना मान्यता और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसा जामिया खुलफा-ए राशिदीन को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मदरसे के मेन बिल्डिंग और कमरों को सील किया है। साथ ही मदरसा प्रबंधन को 1 हफ्ते के अंदर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में अपना पक्ष रखने और वैध दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश पर एक कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया है कि मदरसा कार्यालय में रजिस्ट्री नहीं था और ना ही इसके पास मदरसा सोसाइटी का कोई सर्टिफिकेट था। मदरसा चलाने के लिए फायर डिपार्टमेंट और बिजली विभाग ने एनओसी भी इन्हें नहीं दी थी, यानी एनओसी ली ही नहीं गई। यहाँ तक कि बिल्डिंग के अंदर साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई है। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था तक नहीं थी। यहाँ नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से यहाँ हॉस्टल भी चलाया जा रहा था। जामिया खुलफा-ए राशिदीन कानावली कॉलोनी गली नंबर 10 इंदिरापुरम गाजियाबाद में गैर मान्यता प्राप्त अवैध रूप से मदरसा अधोहस्ताक्षरी यानी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियालय से पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा पोर्टल में पंजीकृत है। मदरसा सोसाइटी का जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिषद में अग्निशमन विभाग की अनापत्ति, विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिस कारण से संबंधित परिसर में किसी भी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुरम के कनावनी क्षेत्र में मदरसा जो राशिदीन है, आज उसको अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा यहाँ पर सील करने की कार्रवाई की गई है।
ये मदरसा अवैध रूप से संचालित था। जो अल्पसंख्यक विभाग के जितने भी मानक हैं उनको पूरा नहीं कर रहा था, ना ही वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर इनका प्रॉपर पंजीकरण था। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा इसको सीज किया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसमें FIR भी पंजीकृत की जाएगी और सभी पक्षों की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पक्ष को 1 हफ्ते का समय दिया गया है जिसमें वो अपने जवाब दाखिल करेंगे और उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। 1 हफ्ते तक सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। अगर ये अवैध रूप से पाया जाता है तो आगे ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। सोशल मीडिया पर चल रही नीट के री एग्जाम का पेपर लीक होने की खबरों का एनटीए ने जोरदार खंडन किया। एनटीए ने इस तरह की खबरों को पूरी तरह से अफवाह और झूठ का पुलिंदा बताया। सोशल मीडिया में री एग्जाम के पेपर की बिक्री का दावा किया जा रहा था, जिससे एनटीए ने पूरी तरह झूठा और धोखाधड़ी वाला बताया। 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा होनी है। ये बड़ी खबर, नीट री एग्जाम का पेपर लीक होने की खबर। गलत री एग्जाम पेपर लीक का दावा अफवाह है। एनटीए की तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई है। और खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक करके 25,000 के इनामी 25,000 के इनामी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मयंक भारद्वाज के रूप में की गई है, जो काफी समय से फरार चल रहा था। छात्रों और युवाओं को झांसे में लेकर फेक डिग्री देता था और इसके बदले मोटी रकम भी वसूल करता था। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को कई जानकारियां भी दी हैं, जिसके आधार पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। यूपी के गाजीपुर में कमलेश बिंद एनकाउंटर केस गरमा चुका। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पुलिस को चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा कि एनकाउंटर करना था तो मुख्य आरोपी का करना चाहिए था। कमलेश बिंद उस मामले में मुख्य आरोपी नहीं था। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। वो गाजीपुर पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। संजय निषाद ने गाजीपुर पुलिस और वहां के पुलिस कप्तान को चुनौती देते हुए ये कहा कि अगर आपकी पुलिसिया कार्रवाई सही है तो दोनों मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर करके दिखाइए। मुख्य आरोपी का करना चाहिए था, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके से, मैं पूर्णतः गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हूँ। मैंने कल भी इस पर बयान दिया था। मैं गाजीपुर पुलिस और वहाँ के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूँ कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। और मुझे पता है कि आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आप किस तरीके से होता है वो सब हमें पता है, क्योंकि मैं रहा हूँ 7 जून 2015 के कसरवाल आंदोलन में। मैं जब जेल में था तो वहाँ ढेर सारे पुलिसकर्मी मिलते थे और जो इस तरीके के गलत मामले में उन्हें मतलब चढ़ा के कराया गया था वो सारे लोग आरोपित थे। लेकिन बिंद ही एक ऐसा अपराधी है कि गलत है, जांच होना चाहिए। और जब उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके लोग कह रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं कि नहीं मेरे सामने ले गया और मारा गया, और वो तो उस पर सरकार को, जब पुलिस को और वहाँ के प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। और एलआईयू क्या कर रही थी इतने बड़े घटना के बाद जो है, अब मुख्य आरोपी का है नहीं अब तक काउंटर हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, 182-83 क्यों नहीं हुआ, उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। ये समाज तो अभी यही है ना कि अगड़ा पिछड़ा ये लड़ाने का काम कर रहे हैं कि नहीं निषाद पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति का है जो है, और वो जो है मुख्य आरोपी जो है अगड़ी जाति का है। और बिहार विधान परिषद चुनाव में एनडीए के 9वें कैंडिडेट को लेकर खींचतान जारी है। विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव और 1 सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच एनडीए ने अब तक 10 में से 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। लेकिन इस लिस्ट में सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को जगह नहीं मिली है। तो अब चिराग पासवान की एलजेपी ने 9वां कैंडिडेट उतारकर सरगर्मी और बढ़ा दी है। राजनीतिक हलकों में इसे उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। एमएलसी चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री पद पर खतरा मंडाने लगा है। बिहार में एमएलसी कैंडिडेट को लेकर एनडीए में तनाव है, तो झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से सारा मामला पेचीदा हो गया है। हालांकि गौरव वल्लभ ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा नहीं खरीदा है, लेकिन 2 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों का नाम आने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर शामात का खेल जारी है। राज्यसभा चुनाव का रण तेज हुई सियासत।
बिहार विधान परिषद चुनाव एनडीए में खींचतान। कुशवाहा के बेटे को मिलेगा मौका या मंत्री का पद कुर्बान। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को होने जा रहे चुनाव के बीच बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। बिहार विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है उनमें 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए एनडीए ने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें जेडीयू और बीजेपी ने अपने अपने कोटे से 4-4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं 1 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने अशरफ अंसारी को मैदान में उतारकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। चिराग के फैसले के बाद आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले ये समझिए कि विधान परिषद चुनाव में मौका नहीं मिलने के कारण उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की कुर्सी क्यों खतरे में है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज्य मंत्री हैं। अगर मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सामान्य प्रक्रिया है, तो चुनाव तो हो ही रहा है एमएलसी का। लेकिन दीपक प्रकाश को एमएलसी उम्मीदवार के लिए सवाल, तो अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप लोग इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन इंतजार कीजिए। बता तो रहे हैं कि परसों नामांकन होना है और आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार कीजिए। जो गणित है वो नहीं पूरा होना। गणित हम भी जानते हैं, गणित सिर्फ आप ही नहीं जानते, हम भी गणित जानते हैं, इसलिए इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा आखिरी वक्त तक के इंतजार में है, तो महागठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, जिसके कारण सियासी कयासों का बाजार गर्म है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए 11 विधायकों को तोड़ने के ऑपरेशन में लगी है। यदि एनडीए इस ऑपरेशन में कामयाब रही तो एनडीए की तरफ से 9वां उम्मीदवार मैदान में आएगा। हालांकि 9वें उम्मीदवार दीपक प्रकाश ही होंगे या कोई और, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। 8 उम्मीदवार एनडीए ने सूची जारी की है। 8 उम्मीदवारों की 4 भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसमें पवन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं और सिंगर हैं, बड़े सिंगर हैं। उसके बाद संजय मयूख जी अभी विधान पार्षद थे और केंद्र में मीडिया प्रभारी हैं। शीला पंडित प्रजापति प्रदेश में उपाध्यक्ष, प्रदेश में मंत्री, उनको विधान परिषद में उम्मीदवार घोषित किया है। और एक अशोक ठाकुर जी, गरीब तबके से आने वाले, भारतीय जनता पार्टी के विद्यार्थी और प्रमुख कार्यकर्ता रहे। इन चारों को भारतीय जनता पार्टी ने और 8 उम्मीदवार को बहुत बहुत शुभकामना और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी आभार कि उन्होंने 4 अच्छे उम्मीदवार बिहार को दिए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर क्या उनको कहीं एडजस्टमेंट की कोशिश की जाएगी? अभी तो माननीय मंत्री है ना। नहीं, उनसे बात करिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से बात करिए जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष आलोक बाबू से बात कीजिए, उनके सभी। बिहार में विधान परिषद के चुनाव को लेकर एनडीए में खींचतान है, तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में तनाव देखा जा रहा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। ये सीटें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन और बीजेपी के दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने से खाली हुई है। इन दोनों सीटों में से 1 सीट के लिए कांग्रेस ने प्रणब झा को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट आसानी से जीत सकता है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस को महागठबंधन के सभी सहयोगियों का वोट चाहिए होगा। झारखंड विधानसभा के गणित की बात करें तो विधानसभा में कुल 81 सीट हैं, जिसमें सत्ताधारी महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं, तो एनडीए के पास 24 विधायक हैं। वहीं एक जेएलकेएम के जयराम महतो एमएलए हैं। इन समीकरणों के बीच झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। 34 सीटों वाली जेएमएम के पास अपने कैंडिडेट जिताने के लिए जरूरी 28 वोटों के बाद 6 सरप्लस वोट बच रहे हैं, तो कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। यदि जेएमएम अपने 6 अतिरिक्त वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर देती है और आरजेडी के 4 विधायक
और CPI-ML के 2 विधायक यदि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं तो कांग्रेस का कुल आंकड़ा 28 यानी बिल्कुल जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रणव झा को कैंडिडेट बनाए जाने से GMM नाराज है। शनिवार को हुई मीटिंग में GMM ने वैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हम लोग बैठे थे, हमारे जिस प्रत्याशी की घोषणा हुई है वैद्यनाथ राम जी पर, और ये हमारे मंत्री भी रह चुके हैं पार्टी के, और साथ ही वो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। तो और पलामू साइड से किसी का उस साइड से हमारा राज्यसभा में जाना मुझे नहीं लगता कि पहले भी हुआ होगा किसी भी पार्टी से। तो एक बड़ी पहल की है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। बातचीत तो देखिए सीट को लेकर ही हुई है, दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों अपनी बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा कर दी, हमारी पार्टी ने भी कर दी। अब इसके आगे कोई बैठक होगी तो उसमें तय होगा कि दूसरी सीट पर क्या होगा। झारखंड में दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को सहयोगियों के फैसले का इंतजार है। तो बीजेपी के पास एनडीए के 24 सीटों की ताकत है, लेकिन उसे भी 4 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में बीजेपी नेता गौरव वल्लभ की एंट्री से सारा मामला पेचीदा हो गया है। हालांकि गौरव वल्लभ ने बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा नहीं लिया है, लेकिन 2 सीटों के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम आने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। इधर मध्य प्रदेश में भी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शह और मात का खेल जारी है। यहाँ राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी के दोनों कैंडिडेट तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन भर दिया। MP विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, लेकिन तीसरी जीत को लेकर रोमांचक लड़ाई है। कांग्रेस ने MP के बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैंप को नजरअंदाज करते हुए मीनाक्षी नटराजन को कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में बीजेपी यहां कांग्रेस के आंतरिक कलह का लाभ लेने के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। MP विधानसभा में 230 सीटें हैं। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 58 विधायक चाहिए। बीजेपी के पास 2023 में 163 विधायक थे, लेकिन दल बदल के बाद अब 164 हो चुके हैं। तो कांग्रेस के 66 विधायक 2023 में थे, जिनमें एक बीना से कांग्रेस विधायक बीजेपी के पक्ष में है। 2 कांग्रेस विधायक को मतदान का अधिकार नहीं है, तो एक की सदस्यता रद्द हो चुकी है। ऐसे में अगर बीजेपी यहां तीसरा कैंडिडेट उतार देती है तो कांग्रेस के लिए अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजना मुश्किल हो सकता है। पूरे दृढ़ता से सारे हमारे वरिष्ठ जन, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, सारे वरिष्ठ और राहुल भैया, उमंग सिंगार जी, सारों ने विधायकों ने एकजुटता से दृढ़ संकल्प के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का स्वागत भी किया और बहुत प्रसन्नता से संकल्प लिया कि कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ी, हमारे यहाँ नहीं, भारतीय जनता पार्टी वोटिंग का डर है कांग्रेस को। अब वो कांग्रेस को डर है, उनका अपना कर्म है, हमारा। और बिहार में लालू फैमिली की सुरक्षा घटाने पर सियासत तेज हो गई है। सम्राट सरकार के द्वारा सुरक्षा की समीक्षा के बाद नाराज लालू फैमिली ने शनिवार को अपने आवास से सिक्योरिटी वापस लौटा दी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने आवास से सुरक्षा हटाने के साथ बंगले के बाहर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी लौटा दिया। और इसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी नेताओं से राबड़ी आवास पहुंचने की अपील की, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं का राबड़ी आवास पर जुटना शुरू हो गया है। कार्यकर्ता दिन रात की शिफ्ट्स में गेट के बाहर खड़े रहकर राबड़ी आवास को सुरक्षा दे रहे हैं। कार्यकर्ता हाथ में डंडा लिए राबड़ी आवास के बाहर खड़ा है और जहां पर कभी पुलिसकर्मी बैठते थे वहां पर पार्टी के नेता बैठे हैं। राबड़ी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा को वापस कर दिया है। जब आपने सुरक्षा वापस ले ली तो हम लोग बैठ गए यहाँ और पार्टी के कार्यकर्ता फेज वाइज कार्यक्रम बनाया है, ये पढ़ा देंगे, सुरक्षा करेंगे, यही बात हाँ किया है। जिला पार्टी के जिम्मा भी है, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे जिला को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। प्रखंड वाइज है, पटना जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, दीनानाथ सिंह यादव है, इनको जिम्मा दिया गया, यहीं बैठक हुई है और चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रखंड वाइज प्रखंड अनुसार आरजेडी के नेता ही अब सुरक्षा देंगे राबड़ी आवास पर। आरजेडी के नेता ने, आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के शुभचिंतक, वो लोग ये अपने हाथ में ले लिए। कोई सुरक्षा में कटौती नहीं की गई। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो भी उनकी सुरक्षा कर्तव्यांकित है वो सुरक्षा दी गई है। हाँ, सुरक्षा समिति है राज्य में, जिलों में कभी कभी कोई थ्रेट परसेप्शन रहता है तो वो निर्णय करती है।
तो किसी को बढ़ाती है या ज़्यादा किसी को मिला हुआ है तो उसको घटाती है। ये तो सुरक्षा समिति बनी हुई है मुख्यालय में भी और जिला मुख्यालय में भी, वही लोग तय करते हैं। और ये लोग पहले भी कई बार सुरक्षा वापस कर चुके हैं। अब क्या घंटा कितने दिन करते हैं वो, वैसे राजद के मोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, वो लोग सुरक्षा करेंगे। अगर इनको सरकारी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। तेजस्वी